नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालत हाज़रा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाजरीन, एक खुशी की खबर है, हमारे लिए तो खुशी की खबर है। महाराष्ट्र सरकार ने काबीना का इजलास बुलाया और उसमें ये फैसला लिया कि महाराष्ट्र का जो एक गीत है जय 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 महाराष्ट्र माझा, वो महाराष्ट्र का सरकारी तौर पर स्टेट सॉन्ग माना जाएगा और हर सरकारी फंक्शन में जो भी महाराष्ट्र में होगा कौमी तराने के साथ साथ उसको भी गाया जाएगा और उसके लिए भी इतना ही एहतराम और रिस्पेक्ट दिखाया जाएगा जितना कौमी तराने के लिए होता है। और इसके बारे में हम आपको कुछ बताएं। ये 1 मई 1960 को महाराष्ट्र बॉम्बे प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था, तो उस वक़्त से ये गीत वैसे तो अभी तक गाया जा रहा है, लेकिन सरकारी तौर पर इसको जो रिकग्निशन मिली है वो अब जाकर मिली है। इसको जो है लिखा था, इसका ये जो मतलब लिरिक्स है उस लिखे थे राजा नीलकंठ बड़े ने और कंपोज किया था श्रीनिवास खले ने। अब हम इसका मुआवजा करते हैं सिंध से। जिस तरह हिंदुस्तान में महाराष्ट्र हिंदुस्तान का कैलिफोर्निया है, एल्डोराडो है, सबसे ज़्यादा अमीर सूबा है, इसी तरह पाकिस्तान में सिंध जो है ना एक अमीर सूबा है। तकरीबन 60% कौमी वसाइल में सिंध का हिस्सा है। लेकिन उसके बावजूद हमारा जो तजुर्बा रहा है अब तक, अगर किसी ने भूले भटके से कभी जिए सिंध कह दिया तो उसे मुल्क दुश्मन गर्दाना जाता था। लोग ऐसा कहते थे, अब उसमें सब आ गए, सरकारी हल्के आ गए, पुलिस आ गई। वो कहते थे कि अगर तुम जिए सिंध कहते हो तो इसका मतलब है मरे पाकिस्तान। इसीलिए मैंने ये आपको बताया कि ये जो महाराष्ट्र में ये फैसला लिया गया है कितना अच्छा है। यहाँ पर तो कोई भी ऐसा बुरा नहीं समझता, इसको उल्टा फ़ख्र से कहते हैं जय महाराष्ट्र माझा। इसी तरह अगर पाकिस्तान में भी जो भी सारे सूबे हैं उसमें छोटे सूबे भी आ गए, सिंध हो, बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, अगर उनको भी उतना ही मान दिया जाए, उतना ही एहतराम दिया जाए और उनको भी इतना ही प्यार किया जाए तो कभी उनके मन में ऐसा से महरूमी पैदा न हो, कभी फिर मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश न बने। छोटे सूबों को उनके जायज़ हक़ाइक़ दे देना पाकिस्तान के अपने मुफाद में है। ये अलग बात है कि आज तक पंजाबी फ़ौज और पंजाबी ब्यूरोक्रेसी और पंजाबी सियासत उसने कभी भी छोटे सूबों के हक़ाइक़ को नहीं माना। नाज़रीन, कल बड़ा ड्रामा हुआ लाहौर में। लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान ने प्रोटेक्टिव बेल के लिए दरख्वास्त दी थी। एक किस्म का ज़मानत के बिलस गिरफ्तारी है, उसके ख़िलाफ़ केस था, तो वो उससे बचना चाहता था। और उसने पहले जो दरख्वास्त फ़ाइल की थी, पहले तो ये कहा गया कि इसके ऊपर उसके दस्तखत नहीं है, तो फिर बाद में उसके वकील ने मान लिया कि हाँ जनाब ये दस्तखत जाली है। फिर दूसरी दरख्वास्त फ़ाइल की गई और 2 रोज़ के बिल पहले जज ने, अच्छा पाकिस्तान में ये कानून है कि बेल बिफोर अरेस्ट के लिए अक्यूज़्ड को, मतलब जो एप्लीकेंट होता है उसको कोर्ट में हाज़िर होना पड़ता है। तो जज ने कहा, 2 जजों की बेंच बनाई गई थी, डिवीज़न बेंच, उसने ये कहा कि अक्यूज़्ड को, मतलब जो दरख्वास्त गुजार है, इस सूरत में तो इमरान खान था, उसको कोर्ट में आना पड़ेगा। बड़ी कोशिश की उसके वकीलों ने कि भाई उसको गोली लगी है और रिक्यूपरेट कर रहा है घर पे,
लेकिन जज साहबान इस बात पे बज़िद थे, क्योंकि हकीकत ये है कि आज से 2 महीना कबल अगर वो रावलपिंडी में एक इजलास में शरीक हो सकता है लाहौर से जाकर, तो लाहौर के एक घर से निकल के कोर्ट तक क्यों नहीं आ सकता वो। खैर, बड़ा ड्रामा हुआ। दोपहर के 2 बजे से उसका इंतज़ार हुआ। रात के तकरीबन 8 बज गए जब वो साहब पहुँचे, और फिर उन्होंने बहुत ड्रामा किया। बहुत सारे उसके जो हिमायती थे वो इकट्ठे हो गए उधर, और फिर उसको अंदर ले जाया गया कोर्ट में। और फिर जैसा मुतवक्का था कि जज साहबान तो खैर उसको ज़मानत दे ही देते, कोई ऐसी बात नहीं थी। ये अलग बात है कि वो चाहते थे कि जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं वो सभी पूरे हों। लेकिन अब यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि जनाब इमरान खान ने ये ऐलान किया है कि बुध के रोज़ से, यानी आने वाली कल के रोज़ से पीटीआई वाले जेल भरो तहरीक शुरू करेंगे। अब जेल भरो तहरीक शुरू करेंगे तो जाहिर है फिर पीटीआई के जो रहनुमा हैं उनको जेल जाना पड़ेगा। अगर उनको जेल जाना ही है तो फिर वो ज़मानत की दरख्वास्त क्यों देते हैं? क्यों कल जनाब इमरान खान ने अपने लिए बेल मंजूर करवाया अगर उसको जेल जाना ही है? हाँ, ये अलग बात है कि ये जो बड़े बड़े रहनुमा होते हैं, लीडर होते हैं, ये खुद कभी जेल नहीं जाते। अपने छोटे छोटे जो उनके कारंदे होते हैं उनको भेज देते हैं कि आप जाइए। जैसे आज़म स्वाति हो गया, शाहबाज गिल हो गया, या फवाद चौधरी हो गया, उनको बोलेंगे जाओ तुम जाके जेल की सहूबतें भुगतो, मैं आराम से ज़मान पार्क में बैठा हुआ हूँ। नाज़रीन, जैसा कि IMF ने कहा था पाकिस्तान को, अगर वो 9th रिव्यू जो हो रहा है उनका $7 बिलियन का एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी का, तो उसमें IMF की ज़िद थी कि कम से कम 17,000 करोड़ रुपए के एडिशनल टैक्सेस लगाए जाएं। क्योंकि अब कल इसाक डार ने, जो पाकिस्तान का वज़ीर ख़जाना है, उसने ये बिल पेश किया था, फाइनेंस बिल। पहले उसने कोशिश की थी कि ऑर्डिनेंस के थ्रू ये लाया जाए, लेकिन सदर, क्योंकि आरिफ अलवी जो हैं वो पीटीआई से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वो इनके राह में जितने हो सके रोड़े अटकाते रहते हैं। तो फिर ये कानून जो है बजट में एडिशनल टैक्सेस लगाने का, जिसे मिनी बजट भी कहा जा रहा है, वो फिर बिल की सूरत में उन्होंने नेशनल असेंबली में और सेनेट में पेश किया। तो कल उस पर बहस करते हुए वज़ीर ख़जाना इसाक डार ने कहा कि हकीकत में तो 80,000 करोड़ रुपए की डिमांड की थी IMF वालों ने कि 800 अरब जो है, लेकिन हमने उनको 170 अरब पर, यानी 17,000 करोड़ पे राज़ी कर लिया। और अभी ये जैसे ही ये मंजूर हुआ तो इसके बाद फिर आप देखिएगा पाकिस्तान में जो है शरह महंगाई कितनी ऊपर चली जाती है। पहले ही लोग महंगाई के बोझ तले करा रहे हैं, अब तो और भी हद हो जाएगी। पेट्रोल महंगा हो गया है, बिजली महंगी हो गई है, सब्जियों का हाल ये है कि हम कई मरतबा आपको बता चुके हैं कि पाकिस्तान में 300 रुपया प्याज है, जबकि वही प्याज हिंदुस्तान में सिर्फ 20 रुपये किलो की मिलती है। हकीकत में इस सिलसिले में एक बड़ा विलेन जो है ना, वो पाकिस्तान में बिजली की चोरी है। अब वो बताते हैं कि तकरीबन 3 लाख करोड़ जो है ना खर्चा होता है बिजली बनाने पे पाकिस्तान में, और उससे जो पैसा वसूल होता है पूरे पाकिस्तान में वो 1,55,000 करोड़ रुपए वसूल होते हैं। यानी यूँ समझ लीजिए कि तकरीबन 50% जो है ना, वो तो जिसे बिजली वालों की भाषा ज़ुबान में कहा जाता है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस, T&D लॉसेस, लेकिन हकीकत में वो उर्फ आम में हम उसे चोरी कह सकते हैं, वो बिजली की चोरी। और ये सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान का। जब 1.5 लाख करोड़ ऐसा चला जाएगा तो 17,000 करोड़ रुपए के एडिशनल टैक्स लगा के भी कितनी भरपाई कर पाएंगे। नाज़रीन, हमने आपको बताया कई मरतबा
कि हिंदुस्तान में माहौलियाती आलूदगी को बहुत संजीदगी से लिया जाता है, और ख़ास तौर पर ये जो मौजूदा हुकूमत है इसने तो वादा किया है कि हम जल्द से जल्द फॉसिल फ्यूल्स को, यानी जैसे डीजल है, पेट्रोल है, कोयला है, जिससे बिजली बनाई जाती है या हम वो गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं, कारों में, ट्रेन में, जो है कोशिश करके जितना जल्दी हो सके इनको रिप्लेस करके उनकी जगह पे क्लीनर एनर्जी या ग्रीन एनर्जी को वापरें। अब उसमें बिजली आ गई, उसमें हाइड्रोजन आ गई, उसमें इथेनॉल आ गया, फ्लेक्स आ गया। तो अभी इस सिलसिले में एक और पहल हुई है। आपने वो टैक्सी एग्रीगेटर ऊबर का नाम सुना होगा, बड़ी कंपनी है, पूरी दुनिया में उसकी सर्विसेज है, तो अमेरिका की कंपनी, लेकिन हिंदुस्तान में भी वो सर्विस देती है अपनी, जो है उसने अभी टाटा मोटर्स को 25,000 बिजली की गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ियाँ, सीडान्स जो है ना, उसका ऑर्डर दिया है। और बिजली की गाड़ियों में आजकल टाटा वाले बहुत आगे जा रहे हैं। उसकी जो नेक्सान गाड़ी है 18 लाख की गाड़ी है, लेकिन बाज़ार में 14 लाख में मिलती है, क्योंकि सरकार उसको जो है सब्सिडाइज करके देती है। तो सरकार कोशिश कर रही है कि जितना हो सके ग्रीनर फ्यूल इस्तेमाल हो, ताकि माहौलियाती आलूदगी कम हो। इस सिलसिले में ऊबर वालों ने 25,000 बिजली की गाड़ियों का टाटा मोटर्स को ऑर्डर दिया है, जो कि वो अपने ड्राइवर्स को देगी, ताकि माहौल में जितना हो सके आलूदगी कम हो। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और एक घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।